हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और हम कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुकी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 और दूसरी यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, और हम अब स्टार्ट करने वाले हमारी 3rd यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट पूरी यूनिट। ठीक है, हम पार्ट्स बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे और एट द एंड मैं तीनों पार्ट को कंप्लीट करके उसका एक वन शॉट प्लेलिस्ट बनाऊंगा या फिर उन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जो भी बच्चे न्यू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रिवीजन्स, पीडीएफ्स वगैरह जो भी हैं उन सब की लिंक्स आपको मिल जाएं, उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूनिट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट कि आखिर भाई डेटाबेस आया कहां से। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी एंड डिफरेंट टाइप की कीज। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट कि आखिर भाई डेटाबेस आया क्यों, किस लिए आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो डेटाबेस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक अलग सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम, कि जब डेटाबेस नहीं था तो हम डेटा को किस तरीके से स्टोर किया करते थे। तो जैसा आज भी होता है वैसे तो हम पहले भी यूज करते थे और आज, बट उस चीज के लिए, बल्कि डेटा के लिए या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम फाइल सिस्टम यूज नहीं करते। ठीक है, नॉर्मली हमारे पीडीएफ्स हो गई या हमारे नॉर्मल डॉक्स फाइल हो गई, पिक्चर्स हो गई, ऑडियो हो गई, वही हम क्या करते हैं, इन फाइल सिस्टम को सेव करते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि फाइल सिस्टम है क्या, फिर हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या कहता है? A file system can be understood as a container to store data in a computer। यदि हमें डेटा को क्या करना है, कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको? फाइल सिस्टम। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फाइल सिस्टम। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही तिरछा हो रहा है। ठीक है, तो a file system can be understood as a container to store data in a कंप्यूटर। यदि हमें कंप्यूटर में यदि डेटा को स्टोर करना है तो वो किस फॉर्मेट में, किस सिस्टम के द्वारा सेव होता है? फाइल सिस्टम। ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने, कभी फॉर्मेट किया हो कंप्यूटर को तो NTFS फाइल सिस्टम, FAT32 फाइल सिस्टम, इस तरीके का हमारे पास फाइल सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा है वो हमारे कंप्यूटर में किस फॉर्म में सेव हो जाता है? फाइल के फॉर्म में सेव हो जाता है। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर डिवाइस। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो भी हम फाइल्स बनाते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, वेब फाइल, वेब पेजेस या किसी भी प्रकार की फाइल हो, वो हमारे कहां पे सेव होती है? हमारे स्टोरेज डिवाइस में क्या होती है? वो सेव होती है। कंटेक्स्ट ऑफ द फाइल कैन बी टेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम, कॉमा, सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल और पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो या वेब पेजेस। ठीक है, जो हमारी फाइल से वो किसी भी फॉर्म की हो सकती है, चाहे ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, वेब पेजेस ये। ठीक है, फाइल्स स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर डेटा। ठीक है, जो भी हमारे फाइल्स रहती है, हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड रहती है, वो हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं उसको, हम किस तरीके से, सेव नहीं, सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में सेव है क्लास 12 यूनिट 3 का फाइल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सर्च बॉक्स में जाते हैं और डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ ए फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले monthly attendance report on school website, or one has to write computer program to access data from file। but हमें कुछ पार्टिकुलर सर्चिंग के थ्रू उसमें से डेटा निकालना है कि भाई हमारे पास एक फाइल है, उसमें स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है कि भाई वो कब आए, कौन सी डे आए, कब प्रेजेंट हुए, कौन कौन सी डेट पे प्रेजेंट हुए। बट हमें पर्टिकुलर चाहिए कि भाई दिसंबर महीने में बच्चा कितने दिन आया, तो उसके लिए हम उस फाइल से डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते। कि सपोज करो कि आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है, वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, उसमें स्टूडेंट का नाम लिखा है और अलग दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि किस किस दिन वो प्रेजेंट है। ठीक है, डेट वाइज लिखा हुआ है, बट हमें उसमें से डेटा चाहिए कि भाई दिसंबर के दिन वो पर्टिकुलर दिसंबर में कितने दिन आया है, तो वो हम डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें तो डाटा हमारा
डायरेक्टली सिंपली लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें से एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई, और प्रोग्रामिंग भी कर दी तो क्या हुआ, प्रोग्रामिंग की जो हमने वर्ड के लिए प्रोग्रामिंग की, सपोज करो कि वो एक्सेल में है वो डेटा या सीएसवी में वो डेटा, तो फिर उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। वीडियो है कोई तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग करो डेटा लाने के लिए। तो यही होता था फाइल सिस्टम में कि हमारा डेटा तो रखा हुआ है, हमारे पास डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट में रहता है हमारा डेटा, ठीक है, अलग अलग तरीके का रहता है, या कुछ सर्च करना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है, अलग अलग कोडिंग करना पड़ता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगते थे, ठीक है। तो फाइल्स में डेटा रहता था तो हमको उसको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक नया तरीके का सिस्टम आया जिसको हमने बोला डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि भाई होता क्या था। तो जब हम फाइल सिस्टम्स यूज करते थे, मतलब कि जो हमारा डेटा था जब फाइल में रखा रहता था, तो हमें कौन कौन सी समस्या आती थी। पहली तो अभी जो हमने पढ़ी, डिफिकल्टी इन एक्सेस, ठीक है। क्या होता था कि जब भी हम क्या करते थे, कंप्यूटर को एक्सेस करते थे, जब भी हमारे डेटा को एक्सेस करते थे तो क्या होता था, एक्सेस करने में हमें क्या होती थी, डिफिकल्टी आती थी, ठीक है। फाइल themselves do not provide any mechanism to retrieve data। फाइल्स के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता था कि हम उसको क्या कर सकते थे, डेटा को रिट्राइव कर पाते थे, ठीक है। हम डेटा को रिट्राइव नहीं करते थे। डेटा मेंटेन इन फाइल सिस्टम और एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। और जैसा मैंने अभी बताया था कि हम सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम, कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रहते थे, उसी के थ्रू हम क्या कर सकते थे, उसमें से डेटा को एक्सेस कर सकते थे। और यदि वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में लिखे हुए हैं तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर लगते थे। दूसरा क्या हमको समस्या आती थी, ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहली समस्या, क्या, डिफिकल्टी इन एक्सेस। अब दूसरी क्या समस्या आती थी, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में अब अपन क्या करते हैं कि कॉपी कर रहे हैं अलग अलग जगह फाइल, कि एक जगह हमने एक फाइल ले ली, ठीक है, हमने फोटो खींची, उसमें पड़ी है, गैलरी में होता है अक्सर। फिर दूसरा हमने एक नया फोल्डर बना लिया, ठीक है, जिसको गैलरी भी बोलते हैं, एक नया फोल्डर बना लिया या एल्बम बोलते हैं, उसमें हमने उस फोटो को कॉपी कर लिया। तो वो फोटो हमारी कितनी जगह हो गई, 2 जगह हो गई। फिर हमने एक और फोल्डर बना लिया, उसमें रख लिया कि माई फोटो, जिसमें मेरी फोटो रहेंगी, तो वो क्या हो गया, वहां पे भी कॉपी कर दी। तो हमारी फोटो कितनी जगह हो गई, 3 जगह, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे लगा कि अरे यार फर्स्ट फोटो ये मैंने तो यहाँ ही नहीं दिया कि मैं जो मेरी फोटोज हैं उसमें क्या किया मैंने, बैकग्राउंड रिमूव करना तो भूल ही गया, मतलब पीछे कुछ लोग खड़े थे उनको हटाना था, तो मैंने एक फोटो में एडिट कर दिया। बट हुआ क्या कि वो 2 जगह और है वो डेटा, ठीक है। या फिर मैंने कॉपी कर दिया सिंपली, तो हुआ क्या कि वही डेटा कितनी जगह आ गया, 3 जगह आ गया, और मैं भूल गया। तो क्या हुआ इससे कि सपोज करो मैंने एक जगह से डिलीट कर दिया, तो मैं बाकी 2 जगह क्या करूंगा, भूल जाऊंगा उसको डिलीट करना, ठीक है। तो होगा क्या, मल्टीपल डेटा बहुत सी जगह आ जाता है। तो ऐसे ही डेटा रिडंडेंसी हो जाती है। जब हमारा डेटा फाइल्स के फॉर्म में रहता है तो एक ही चीज क्या होती है, बार बार आ जाती है, ठीक है। वो हमको ये नहीं बोलता कि भाई, या एक ही फोल्डर में क्या हो जाता है, बार बार वही डेटा हमको दिखता है। मतलब एक ही फोल्डर में मान लो हमने 2 फोटो कॉपी कर दी तो वो 2 बार रहेगा वहां पे, ठीक है। वो ये नहीं बोला गया कि आप दोबारा इसकी एक और कॉपी मत बनाओ, नहीं तो आप डेटा को एडिट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि एक ही फोल्डर में 4 फोटोज कॉपी कर ली हमने, तो वो चारों फोटोज में से सपोज करो हम एक में एडिट करेंगे, तो क्या बाकी की 3 में होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। की हो क्या रहा है कि हमारा सेम डाटा अलग अलग जगह पे क्या रहता है, कॉपीड रहता है। किस केस में, फाइल सिस्टम के केस में। और ऐसा कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं रहता है कि वो हमको वार्निंग दे या हमको बताए कि भाई आप ही एक ही चीज की 2 कॉपी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपीज हैं आपकी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारा एक ही डेटा बहुत सी जगह होता है, ठीक है, सेम डेटा। तो उससे हमारी मेमोरी भी लॉस होती है। देखा ही होगा कि आपकी फोन में, मोबाइल में एक ही फोटो बहुत सारी जगह दिखती है आपको, और हमको क्या करना पड़ता है, मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई यहां से हटा दो, दूसरी जगह से हटा दो, तो इस तरीके से। तो ये होता है लिमिटेशन फाइल सिस्टम का, कि डेटा रिडंडेंसी आती है। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी हमको क्या कहती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी भी इसी के कारण होती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर व्हेन सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेस डू नॉट
मैच। अब सीधी बात है कि भाई हमारी दो अलग अलग फोल्डर में हमारी फोटोज थी, ठीक है, या पहुंच गई किसी कारणवश। अब हमने ध्यान नहीं दिया और एक में तो हमने क्या कर दिया, एडिट कर दिया। एक में क्या कर दिया हमने, एडिट कर दी, एडिटिंग कर दी। अब एक एडिटेड वाली फोटो है और एक हमारी अनएडिटेड वाली फोटो है। तो ये क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि हमारा जो सेम डेटा था, एक जैसे डेटा था, एक कैसा हो गया हमारा, एडिटेड वाला हो गया और एक हो गया अनएडिटेड वाला, क्योंकि उसी की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज हमने अलग अलग फोल्डर्स में रखी थी। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमें असली का डेटा चाहिए था, सपोज करो कि मुझे एडिटेड वाली कॉपी चाहिए थी, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वाली एडिटेड है, कौन सी वाली नहीं एडिट है, ठीक है। एक तरीके से तो हम उनको देख के पहचान सकते हैं, बट मल्टीपल कॉपी से कहीं एक्सेस कर रहे हैं हम कोई चीज को, तो इससे क्या होगा, एडिटिंग के कारण क्या होगा कि मल्टीपल कॉपीज के कारण क्या होगा, हमारे अंदर हमेशा क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि भाई हमें कौन सी चीजें लेके आनी है। तो ये भी हमारे पास फाइल सिस्टम में समस्या होती थी, ठीक है। एक नॉर्मल सी सीधी सी बात है, यदि सिंपल ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन, सपोज करो कि आपको इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी थी। अब दो फोटो आपके मोबाइल में एक जैसी थी, एक आपने एडिट कर दी और एक को एडिट नहीं करी, ठीक है। चाहते तो आप दोनों एडिट कर लेते, क्योंकि उसी की मल्टीपल कॉपी से अलग अलग जगह पे। तो सपोज करो आप नहीं है, आपकी जगह कोई और है, ठीक है, या आपने किसी को बोला भाई मेरी फोटो अपलोड कर देना, तो क्या होगा, वो मल्टीपल कॉपीज के कारण क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और हो सकता है कि वो जो आपकी एडिटेड वाली फोटो है जिसको आप अपलोड करना चाहते थे, उसकी जगह वो कुछ और फोटो को अपलोड कर दे, ठीक है, वही की वही, क्योंकि हो सकता है वो उसकी कॉपी को अपलोड कर दे, क्योंकि आपने दोनों में चेंजेस नहीं करे, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर व्हेन सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। होता यह है कि हम हमारा जो डेटा है, एक फाइल में डेटा है, वही वही के वही डेटा किसी और फाइल में भी रखा है, तो हम एक जगह तो चेंज कर देते हैं लेकिन दूसरी जगह चेंज करना भूल गए गलती से, तो दो अलग अलग जगह अलग अलग किस्म का डेटा दिखता है। यह समस्या भी किस में आती है, फाइल सिस्टम में आती है, ठीक है। समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। एक और समस्या होती थी फोर्थ वाली जो हम देख रहे हैं, चौथी समस्या, ठीक है, लिमिटेशन में हम देख रहे हैं कि चौथी कौन सी समस्या आती है, डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन क्या होता है, डेटा फाइल्स आर जनरेटेड बाय डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट टाइम, फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन आइसोलेशन मे बी डिफरेंट फॉर्मेट, इन सच केस इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस। वही चीज की डेटा आइसोलेशन से मतलब क्या कि डेटा फाइल्स क्या होती हैं, डिफरेंट पर्सन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्या बनाता है, फाइल बनाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स में, ठीक है। और उनके फॉर्मेट भी अलग अलग रहते हैं कि भाई मैंने बनाया CSV फॉर्मेट में, सामने वाला वर्ड में बना रहा है, कोई एक्सेल में बना रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें उन सब के लिए क्या करना पड़ता है, नए नए प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है, और नए नए प्रोग्राम्स बनाना हमें क्या करता है, डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट फाइल मेंटेन एट मल्टीपल प्लेसेस, और वो भी अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट, तो उन अलग अलग चीजों को यदि हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, डेटा आइसोलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मेट्स अलग अलग रहते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ कौन सा होता है, डेटा डिपेंडेंसी। क्या होता है, डेटा स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्ड इन ए फाइल। Data are stored in a specific format or structure in a file. If the structure or format itself is changed, all the existing application program accessing that file also need to be changed. ठीक है, इसका कहने का मतलब है डेटा डिपेंडेंट। सपोज करो कि मेरा जो डेटा था वो एक्सेल के फॉर्म में था, ठीक है, मान लो कि हमने कॉलम सॉलम बना के एक्सेल के फॉर्मेट में हमने हमारे डेटा को स्टोर किया था फाइल में, ठीक है। अब हमने क्या कहा, कुछ कारणवश हमें क्या करना पड़ा, डेटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना पड़ा कि भाई एक्सेल नहीं CSV फॉर्मेट में हमारा डेटा रहेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्मेट में रहेगा, या वर्ड के फॉर्मेट में रहेगा आपसे। तो हमारा पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लग रहा था, एक्सेल से डेटा एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर लग रहा था। तो अब हमने यदि डेटा का फॉर्मेट चेंज किया तो प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, डेटा डिपेंडेंस, ठीक है, ऐसे ही। और आखिरी, ठीक है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये लिमिटेशन थी तो इसलिए पढ़ लेंगे। इसके बाद छठवा कौन सा प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल डेटा स्ट्रक्चर। अब मेरे पास सपोज करो एक फाइल है जिसमें पूरे स्कूल का डेटा है, जिसमें कि आपका रिजल्ट भी दिखता है, किसी का नाम आता है, फोन नंबर आता है, एड्रेस आता है, मार्क्स हैं, सब कुछ। तो
मुझे सपोज करो स्टूडेंट के साथ डेटा शेयर करना है कि सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स ही देख पाए और नाम देख पाए या रोल नंबर ही देख पाए, तो क्या मैं फाइल सिस्टम में ऐसा कर सकता हूं? नहीं, ये बहुत दिक्कत वाली होती है। या मैं उसको, हमारे पास कंप्यूटर है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई ये पर्टिकुलर कुछ डेटा है वो सिर्फ वही बंदा देखे। एक्सेस कंट्रोल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस केस में? जब हमारा डेटा केस में रहता है, फाइल सिस्टम में रहता है। हम पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट यूजर के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को नहीं दिखा पाते या उसके एक्सेस लेवल को चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। यदि हम कुछ प्रोग्राम का यूज करके एक्सेस करके लाने की कोशिश करते हैं फाइल में से डेटा, कि हम बोले कि भाई यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यदि देख रहा है उस डेटा को, तो भाई उसको क्या दिखे? सिर्फ उसका स्कूल, उसका नेम दिखे और जो उसके मार्क्स हैं वो दिखे। इसी के अलावा जो प्रिंसिपल देख रहा है तो उसको सब कुछ दिखे। ठीक है, उसको पूरा डेटा दिख जाए। इसके बाद टीचर दिख रहा है तो उसी की क्लास दिखे और उसी के स्टूडेंट्स बस वो एडिट कर पाए। तो इस तरीके की चीजें, जो कंट्रोल डेटा शेयरिंग वाली चीजें हैं, वो भी किसमें पॉसिबल नहीं हो पाई? फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए या इन सब लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नए तरीके का आविष्कार किया जिसको बोला गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी नीड आई कि हमने क्या किया, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब डेटाबेस पढ़ने के पहले दो चीजें हमें आना चाहिए। पहली तो आना चाहिए कि भाई आखिर डेटा होता क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि उसका यूज करके हम डेटाबेस किस तरीके से बनाते हैं। तो डेटा तो सभी को मालूम है, सबको मालूम है कि डेटा लीक हो गया या डेटा ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। तो कोई भी चीज, चाहे वो टेक्स्ट हो, फोटो हो, पिक्चर हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो व्हाट इज डेटा? डेटा हमें मालूम ही है क्या होता है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे कि एड्रेस हो गया, हमारा नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, ये हमारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है और इसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा। ठीक है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है हमारी, ठीक है, हमारी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, हमारी कॉन्टेक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन, हमारे नेम की इंफॉर्मेशन, और उन सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, इट कैन बी वैरायटी फॉर्म्स, और ये भी अलग अलग फॉर्म का हो सकता है। मालूम ही, हमारा डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है। टेक्स्ट के फॉर्म हो सकता है, जैसे हमारा नाम, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर। मीडिया हो सकता है, जैसे हमारी फाइट, हमारी वॉइस का रिकॉर्ड हो सकता है, या हमारी फोटोज हो सकती है, वीडियो हो सकती है। बाइट्स के फॉर्म में भी हो सकता है हमारा डेटा। जब भी हम डेटा या इमेज को स्टोर करते हैं हमारे सिस्टम में, वो बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो वैसा भी हो सकता है डेटा। एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन पीस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। या चाहते तो डेटा कैसा हो सकता है? किसी पीस ऑफ पेपर पे भी लिखा जा सकता है हमारा डेटा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में भी हमारा डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, कि हम एक ने फाइल में लिखा हमारा डेटा और उसको स्टोर कर दिया। द वर्ड डेटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड डेटम। ठीक है, ये वर्ड हमारा डेटा कहां से आया है? डेटम से आया, जो कि एक क्या है? सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सिंगुलर है। ठीक है, यदि हमारा सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेटम। और वही हमारा बहुत सारा डेटा है, प्लूरल, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड डेटम। इट इज ए प्लूरल ऑफ वर्ड डेटम। ठीक है, और यदि हमारा वही कंबाइंड डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो उसे हम डेटम की जगह क्या कहने लगते हैं? डेटा कहने लगते हैं। ठीक है, तो समझ में आया डेटा का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है? नॉर्मल कोई भी जो सिंगल यूनिट ऑफ डेटा रहता है, हमारा नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन होती है, और उसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक था डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए हमने ऊपर की डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पढ़ी हैं। क्यों पढ़ी हमें? क्योंकि जब हम फाइल सिस्टम में पढ़ रहे थे, हम जब फाइल सिस्टम में डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये सब प्रॉब्लम्स आई एक्सेस करने में, रिडंडेंसी में, आइसोलेशन में, डिपेंडेंसी में, और डेटा शेयरिंग करने वगैरह में हमको प्रॉब्लम्स आई। तो हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। और डेटाबेस में किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई आखिर डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो डेटाबेस पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डेटाबेस आखिर क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस क्या हो गया, जैसे अपन वेयर हाउस रहता है, वेयर हाउस में हम क्या स्टोर करते हैं? हमारे क्या बोलते हैं, अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब जहां पे हम हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं, वो क्या कहलाती है? वो जगह क्या कहलाती है? डेटाबेस, ठीक है। अब हमारी टेक्निकल बात में, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कि डेटा का कलेक्शन तो है, बट कैसा कलेक्शन है हमारा डेटा का? ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब जमा के रखा हुआ, ठीक है। जैसे हम हमारे अलमीरा वगैरह में डेटा को किस तरीके से रखते हैं, कपड़ों को किस तरीके से जमा के रखते हैं? ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, ठीक है। कि हमारे स्कूल की ड्रेस रखी हुई है सब लाइन से, यहाँ पे हमारे डेली वाले कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, यहाँ पे हमारे शर्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पैंट्स रखे हुए हैं। तो ये क्या हुआ? ऑर्गेनाइज, ठीक है। हम जमा के रखते हैं ताकि हमें उसमें से कोई भी चीजें चाहिए हो तो हम क्या करें? फटाक से ढूंढ लें। और यही हम ऐसे कुर्सी पे पूरे जंबल करके रख दें तो ढूंढना पड़ता है निकाल के। जैसे मॉल वॉल जाते हैं ना, तो वो सस्ते वाले कपड़े बिल्कुल ऐसे जंबल करके रख देते तो हमें उसमें ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन सा खरीदें कौन सा खरीदें। तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। बट वही हम कोई कोई शोरूम में जाते हैं तो क्या होता है? एकदम लाइन से जमे रहते हैं भाई, ये एक्सेल है, ये एम है, ये एस है, ये सब लाइन से जमे हुए हैं। ग्रीन कलर के अलग जमे हुए हैं, येलो कलर के अलग टी शर्ट्स अलग जमे हुए। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली उनको निकालना है, एक्सेस करना है, ढूंढना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो ऐसे ही डेटाबेस क्या है? इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को जमा करते हैं। क्या करते हैं? जमा कर रखते हैं या ऐसा अरेंज करके रखते हैं सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड अपडेटेड। ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको एक्सेस कर सकें, मतलब कि उसमें से डेटा को आसानी से ला सकें, मैनिपुलेट कर सकें, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस करने से मतलब कि हमें उसमें कुछ बदलाव करना है, या डिलीट करना है, एडिट करना है, या अपडेट करना है, तो वो हम सब आसानी से कर सकें। तो वही क्या कहलाता है? डेटाबेस। डेटाबेस मतलब हम डेटा का क्या करते हैं? इस तरीके से कलेक्शन करते हैं, इस ऑर्गेनाइज वे में कलेक्शन करते हैं ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें और अपडेट कर सकें, ठीक है। मतलब कोई भी चीज करना हो तो हम उसमें आसानी से कर सकें, ठीक है। टिपिकली अ डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। और डेटाबेस में हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मतलब कि रोज और कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है रोज एंड कॉलम, ठीक है। हम इस तरीके से टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स में क्या होता है? हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड अपडेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया? A database management system or database system in short is a software that can be used to create and manage डेटाबेस। ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि हमें फोटो एडिटिंग करनी है, तो फोटो एडिटिंग के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मान लो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया कोई भी, ठीक है। हमें वीडियो एडिटिंग करना है, कटिंग करना है, तो हम उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। हमें कुछ लिखना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास डेटाबेस तो है, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या हुआ है? अलग अलग कंपनीज ने क्या किया है? अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर, उन्हीं सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उन सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS। डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट और सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इन शॉर्ट डेटाबेस
इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा। एक डेटाबेस को बनाने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? डीबीएमएस और क्या करता है? डीबीएमएस लेट्स यूजर टू क्रिएट डेटाबेस, स्टोर, मैनेज, अपडेट, मॉडिफाई एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यदि हम डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं तो यूजर क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? सीधी बात है, सब कुछ कर सकता है। एक डेटाबेस को बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस, उसमें डेटा स्टोर कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, पूरा सब कुछ मैनेज करना, अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना, उसमें कुछ भी प्रकार का मैनेज करना है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो जाएगा। अपडेट करना या मॉडिफाई करना है वो भी हम डीबीएस की हेल्प से करेंगे। और उस पूरे डीबीएमएस में कोई डेटा चाहिए तो डेटा को रिट्राइव भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें अलग अलग की क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे एसक्यूएल क्वेरी हमारे थर्ड पार्ट में, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग क्वेरी मतलब कि कमांड्स का यूज करके हम लिख के क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा को लाना है, किस तरीके से डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो सब हमारे डेटाबेस में हम चला चला के देखेंगे। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही वो हमारी क्वेरीज चलती हैं और जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है उनका यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ एग्जांपल हैं, सम एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डीबीएमएस इंक्लूड। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब जो फ्री में मिल जाते हैं और कमर्शियल मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज में यूज होते हैं, जो पेड भी रहते हैं, अनपेड भी होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि माई एसक्यूएल, जो हमारे सिलेबस में है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, माई एसक्यूएल। ऐसे ही एक और डीबीएमएस है, ओरेकल, पोस्टग्रेट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड मोंगोडीबी। ये सब क्या है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली स्लाइड में। अगला हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। अब जब हमारा डेटाबेस है उसमें हम डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि जैसे हमारी अलमीरा है, उसमें हम जरूरी नहीं है कि हमारे कपड़ों को सिर्फ ऐसे ही जमा करें, सिर्फ वर्टिकली ही जमाएं, हॉरिजॉन्टली भी जमा सकते हैं या फिर पेयर्स में जमा सकते हैं। टी शर्ट के साथ पैंट जमा दिया और टाई के साथ हमारा पैंट जमा दिया और शर्ट जमा दिया, तीन तीन के पेयर्स में जमा दिए। ठीक है, या अलग अलग तरीके से, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे तरीके क्या हो सकते हैं, डेटा को स्टोर करने के अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे हमारे अलमीरा में हम डेटा को अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं, ऐसे ही हम डेटा को डेटाबेस में भी अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप कॉलेज वगैरह में पहुंच जाएंगे या इंजीनियरिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस में या एमटेक करेंगे तो वहां आपको अलग अलग रिलेशनल मॉडल पढ़ा जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे जो कोर्स में है उसके बारे में कि रिलेशनल डेटा मॉडल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई आखिर डेटा मॉडल होता क्या है। द टर्म डेटा मॉडल रिफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज। किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब किस तरीके से डेटा को स्टोर किया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है या डिफाइंड किया गया है एक डेटाबेस में, वही क्या कहलाता है, उसका डेटा मॉडल। ठीक है, सीधी बात है, जैसे हम एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना स्कूल में, तो वो मॉडल क्या कहलाता है। जैसे कि हमने बोला कि भाई ये हमारा विंड मिल है, तो विंड मिल का हमने मॉडल बनाया, मतलब कि वो किस तरीके से होती है वो विंड मिल, मतलब उसी का एक छोटा रूप बनाया है। तो ऐसे ही डेटा मॉडल क्या बताता है कि हमारे डेटाबेस में हमारा डेटा किस तरीके से जमाया है, किस तरीके से रखा गया है, क्या चीजें हैं। ठीक है, वो सब चीजें हमें किससे पता चलता है, उसके डेटा मॉडल से। ठीक है, ये हमारे अलग अलग तरीके से होते हैं हमारे डेटा मॉडल। जैसे कि हिरार्किकल डेटा मॉडल, हिरार्किकल डेटा मॉडल में देखो हमारा डेटा ऐसे हिरार्की में स्टोर रहता है कि ऊपर एक टेबल, फिर उससे दो कनेक्टेड टेबल और इससे ऐसी। तो इस तरीके के डेटा को क्या बोलते हैं, हिरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल था, उसमें ऐसे एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ी होती है, लिंक रहती है आपस में, टेबल्स वगैरह, तो वो क्या कहा जाता है, नेटवर्क डेटा मॉडल। तो ऐसे हिरार्किकल ये नेटवर्क। ऐसे ही रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या रहता है, जो हमारी टेबल्स रहती है वो क्या रहती हैं,
एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन रहता है। तो ऐसा हमारा डेटा मॉडल क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ऐसी सारी चीजें हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ऐसे ही एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। तो ये क्या बताते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर्ड है। देखो यहाँ पे किस तरीके से स्टोर्ड था, हिरार्किकल में इस तरीके से, ठीक है, कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, तीन, मतलब कि एक ट्री जैसा बन रहा था, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड टाइप का रिलेशन रहता है। नेटवर्क में क्या करता है कि ऐसा नेटवर्क बन जाता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं इस तरीके से। और रिलेशन में क्या होता है कि हमारी जो टेबल रहती है वो क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ यूज करके। तो ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में एक ही रिलेशनल मॉडल है, सॉरी एक ही डेटा मॉडल जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। बाकी डेटा मॉडल मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि डेटा मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो डेटा मॉडल मतलब कि क्या, कि हमारा डेटा किस तरीके से, हमारे डेटाबेस में हमारा डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से जमा हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारा डेटा मॉडल। और यदि वो रिलेशनल डेटा मॉडल है तो सीधी बात है, हमें पता होगा किस तरीके से जमा होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि वो रिलेशनल डेटा मॉडल है तो उसमें डेटा हमारा रोज और कॉलम यानी कि टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो, द रिलेशनल डेटा मॉडल इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रेचिंग डेटा इन ए डेटाबेस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। रिलेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं या स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। रिलेशंस मतलब क्या होता है, विच आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज टेबल, ठीक है। रिलेशंस कहीं सुनाई दे या टेबल सुनाई दे, दोनों एक ही चीज होती है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा रहता है उसको एक टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उन टेबल्स के बीच आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक रहती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मतलब टेबल का यूज तो हो रहा है लेकिन उन टेबल्स में आपस में भी लिंकिंग है, दो टेबल आपस में किसी ना किसी रिलेशन से जुड़ी हुई है। ऐसे डेटा मॉडल को क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। क्लियर है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडगर एफ कॉड, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एडगर एफ कॉड नाम के, उन्होंने 1970 में इस कॉन्सेप्ट को लाया। हैज बिकम द डोमिनेंट मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक मॉडल पास किया कि भाई इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में। तो उनने क्या बोला कि भाई इस तरीके के मॉडल को क्या बोला जाएगा, रिलेशनल डेटा मॉडल। क्लियर। चलिए, तो रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई रिलेशनल डेटा मॉडल में यदि हमारे पास डेटा स्टोर है तो उसमें कौन कौन से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज रिलेशनल डेटा मॉडल में होती है क्या, रिलेशन, जिसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं टेबल। अ रिलेशन इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन ए रिलेशनल मॉडल, इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए टेबल विद रोज एंड कॉलम। रिलेशन कुछ नहीं, जो हमारी रोज और कॉलम के फॉर्म में हमारा जो टेबल रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन। तो एक रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में रहता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये हमारी रोज हो गई और ये हमारी कॉलम हो गई, ये क्या हो गई, हमारी रोज। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। तो यही हमारी जो टेबल है इसको क्या बोला जाता है, रिलेशन। क्या बोला जाता है इसको, रिलेशन बोला जाता है। Each relation has a unique name within the database, और एक डेटाबेस है, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। सपोज करो कि ये क्या है हमारे पास, डेटाबेस, ठीक है। इसका भी एक नाम रहता है, मान लो सपोज करो स्टूडेंट्स नाम का एक क्या स्टूडेंट डीबी नाम का एक हमारे पास क्या है, डेटाबेस। और इसमें हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना दी, एक नाम की बना दी स्टूडेंट अंडर स्कोर मार्क्स नाम की, फिर बना दी स्टूडेंट अंडर स्कोर स्पोर्ट्स नाम की, ठीक है, स्टूडेंट अंडर स्कोर फीस नाम की। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। लेकिन सब टेबल्स का नाम कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई,
एक स्टूडेंट नाम से टेबल बन गई तो हम दोबारा स्टूडेंट नाम से नहीं बना सकते, यही ये वाली लाइन में लिखा है। ईच रिलेशन या ईच टेबल हैज ए यूनिक नेम, हर एक डेटाबेस में हर एक टेबल का नाम कैसा होता है, यूनिक विद इन डेटाबेस, ठीक है। और यदि डेटाबेस अलग अलग है तो हमारे नाम भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट डीबी नाम का डेटाबेस है तो इसमें स्टूडेंट हो सकता है, और दूसरा मतलब यदि स्कूल नाम से डेटाबेस है तो उसमें भी स्टूडेंट नाम की टेबल हो सकती है। लेकिन एक डेटाबेस है तो एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल एक ही नाम की नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल, अ टेबल नेम स्टूडेंट टू स्टोर, यहाँ पे कस्टमर की जगह स्टूडेंट लिख दो, ठीक है, ध्यान रखेगा। अ टेबल नेम स्टूडेंट्स टू स्टोर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि यदि हम कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बनाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो किस तरीके से होती है। अपन एक बार सबसे पहले इसका लुक देख लेते हैं कि भाई आखिर टेबल दिखती कैसी है, देखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी टेबल दिखती है। इस जो हमारी ये टेबल है इसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। इसमें देखो ये हमारे क्या हो गए, कॉलम के नाम हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम्स, और ये हो गई हमारी ये हो गए हमारे कॉलम्स, ये 1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, और ये क्या हो गई हमारी रो 1 2 3, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या रोज, और ये हो गए हमारे क्या कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम तो मालूम है बचपन से आप लोग को। तो यदि इस तरीके से ये जो बनाई गई है ये चीज, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रिलेशन। क्या बोल देते हैं इसको, रिलेशन, ठीक है। तो इसी को टेबल बोला जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन। और देखो इसमें हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टोर है 12 से 1 रोल नंबर, नाम अनिल, ये हो गई क्लास, ये एज हो गई, ये हमारा मोबाइल नंबर। तो ये हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, टेबुलर फॉर्म में। तो यदि हम इस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म में तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। और ये जो सिंगल टेबल बनी है इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। समझ में आया है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, रिलेशन। दूसरा क्या होता है चीज हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल में, एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या होता है दूसरी चीज जो हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल में होती है वो होती है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, यहाँ पहले तो लिख ही दिया मैंने कि कॉलम्स, ठीक है। एन एट्रीब्यूट इज द नेम कॉलम ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन में जो भी कॉलम्स के नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं उसको, एट्रीब्यूट। इट रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी बीइंग डिस्क्राइब बाय द रिलेशन, ठीक है। वो क्या कहता है, किसी भी, इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी की क्या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है वो सब हमें किस में पता चलती है, एट्रीब्यूट से, ठीक है। जैसे कि एंटिटी बोले तो, एंटिटी हमारी बोले तो स्टूडेंट है, ठीक है। कोई भी जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रहता है, पूरी दुनिया में कोई भी चीज रहती है, ठीक है, कोई पूरी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी, ठीक है। एसक्यूएल में उस चीज को क्या बोला जाता है, एंटिटी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी बताई, तो इसकी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, एक रोल नंबर हो सकता है, और क्या होता है भैया स्टूडेंट का नेम, और क्या होता है स्टूडेंट का क्लास, और क्या होता है स्टूडेंट का एज, और क्या होता है स्टूडेंट का एड्रेस, हो गया नहीं हुआ एड्रेस, और क्या होता है स्टूडेंट का SSMID, और क्या होता है स्टूडेंट का आधार, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। ये क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। और ये क्या कहलाता है, स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है। तो उसी को कौन डिस्क्राइब करता है, एट्रीब्यूट किसको डिस्क्राइब करता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जब भी हम टेबल बनाने बैठते हैं तो भाई हम किस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सपोज करो कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने में हम सपोज करो कि हम किसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, सिस्टम का। तो हमारे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट नाम की हमारी एंटिटी होगी, ठीक है। मालूम है ना कि हमें प्रोडक्ट स्टोर कराना है कि हमारी दुकान पे कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वो स्टोर कराना है तो हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट नाम की टेबल बनाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या लगेंगे, इसके प्रॉपर्टीज लगेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का क्या क्या होता है,
प्रोडक्ट की एक आईडी होगी, ठीक है, हर एक चीज की एक आईडी होती है, मतलब यूनिक जो डिफाइन करता है। इसका प्रोडक्ट का क्या होता है, एक नेम होता है। प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, एक प्राइस हो सकता है। प्रोडक्ट क्या हो सकता है, टाइप हो सकता है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, और क्या हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रिलेशन एट्रीब्यूट कुड बी, स्टूडेंट के केस में हमारे स्टूडेंट रिलेशन में कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका रोल नंबर, नाम, क्लास, एज, आधार कार्ड, एसएसएम आईडी नंबर, उसकी फीस डिपॉजिट है या नहीं है, उसकी फीस वगैरह, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स। तो एक टेबल में जो भी कॉलम्स होते हैं या जो हमारे उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एंटिटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। अगले उसमें हम बताते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे, ये रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, मोबाइल, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। किसी भी रिलेशन में जो कॉलम्स होते हैं या कॉलम के नाम होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्लियर। और एट्रीब्यूट्स बस इतने ही नहीं होते, और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें और भी एट्रीब्यूट जोड़ सकते थे, जैसे कि ADHAR, आधार कार्ड, तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा एक एट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन करने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि रोल नंबर, एज, SSM आईडी, फोन नंबर, ठीक है, इधर हम SSM आईडी भी लिख सकते थे। तो वो सारे कॉलम्स जो हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके एट्रीब्यूट। तो रिलेशन में हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम्स। जितने भी कॉलम्स हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट्स। भाई अब हम इसको रोज और कॉलम्स नहीं बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। यदि कॉलम के बारे में बोलना है तो भैया ये रोल नंबर एट्रीब्यूट, ये नेम एट्रीब्यूट, ये क्लास एट्रीब्यूट, ये एज एट्रीब्यूट, ये नहीं बोलेंगे ये रोल नंबर कॉलम, नेम कॉलम, क्लास कॉलम, ठीक है। हम एसक्यूएल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका नेम एट्रीब्यूट, इसका क्लास एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्ड हमारा होता है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल में एक होता है टपल। अब टपल किसको बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में, रोज को, ठीक है। जितनी भी रोज होंगी हमारे रिलेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, टपल, या कुछ लोग इसको ट्यूपल भी बोलते हैं, हम तो टपल ही बोलते हैं। अ टपल इज ए रो इन ए रिलेशन, ठीक है। हमारे रिलेशन में जो रोज होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी डिस्क्राइब बाय अ रिलेशन, ठीक है। एंटिटी की एक सिंगल इंस्टेंस को, मतलब कि एक सिंगल डेटा को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। ईच टपल कंटेन वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। जो अलग अलग हमारा टपल है वो अलग अलग जो है वो वैल्यू को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, अ टपल इन स्टूडेंट रिलेशन माइट बी 1, अमित, 12, 17, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पहला इंस्टांस, ऐसे ही दूसरा इंस्टांस, ऐसे ही तीसरा इंस्टांस, मतलब अलग अलग लोगों के जी हम जो अलग अलग रोज लिखते हैं, वो अलग अलग रोज को ही क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से होती है टपल हमारी, ये, ठीक है। टपल्स देखो, ये हो गई पहली टपल, ये हो गई दूसरी टपल, ये हो गई तीसरी टपल, ठीक है। तो फर्स्ट टपल 1, ये T1, ये T1 में किसका डेटा है, 1201 अनिल, 1216, और ये उसका मोबाइल नंबर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टपल, ठीक है। ऐसे ये सेकंड टपल, इसमें क्या लिखा हुआ है, अमित, 12, 17, और ये उसका मोबाइल नंबर। ऐसे ही थर्ड टपल 1203, अजय, 12, 18, और ये, ठीक है। तो ये जो हमारे टपल्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो हमारी सारी रोज है इन्हीं को क्या बोलते हैं, टपल्स, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर लिखे थे इनको क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था, इसको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई, जो कॉलम के नाम हो गए वो हो गए एट्रीब्यूट्स, और जो हमारे रोज का डेटा हो गया या नंबर ऑफ रोज है वो सब क्या कहलाती है, हमारी जो जितनी भी रोज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेन, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेन। अब ये डोमेन क्या चीज हो गई, द डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट कैन होल्ड। एक एट्रीब्यूट में क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन, ठीक है।
सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि डोमेन क्या हो सकता है, कितनी सेट ऑफ वैल्यूज आ सकती है। सपोज करो कि क्लास, ठीक है, ये मान लो कि ये क्लास नाम का एट्रीब्यूट है। हमें मालूम है क्लास किसका एट्रीब्यूट होता है, अरे हमारी इसमें है क्लास एट्रीब्यूट। तो ठीक है कि मान लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें एक कॉलम या एक एट्रीब्यूट हमारा क्या है, क्लास। तो उस क्लास में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, वो क्या कहलाती है, उसकी डोमेन। अब मालूम है क्लास कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, नर्सरी भी लिख दो, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये सब क्या हो गए हमारे डोमेन, मतलब उस पार्टिकुलर हमारे कॉलम में कहां से कहां तक की वैल्यू आ सकती है, वो क्या कहलाती है, क्या रेंज ऑफ वैल्यू आ सकती है, वो क्या कहलाती है, हमारा डोमेन। तो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस रिलेशन में जो हमारा क्लास वाला कॉलम है, उसमें हमारी जो डेटा है वो कौन सा आ सकता है, क्या रहेगा उसका डोमेन, नर्सरी, KG1 KG2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो वो जो 12 तक का डेटा है, कौन कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट द एट्रीब्यूट कैन होल्ड। वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कौन कौन सी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, उन पर्टिकुलर वैल्यूज को, वो चीज क्या कहलाती है, उस पूरे सेट को क्या कहते हैं हम, डोमेन। क्लियर, चलिए, it defines the data type and any constraint on the value। it defines the data type, ठीक है, ये डिफाइन क्या करता है, उसका डेटा टाइप भी बताता है कि भाई इसमें पर्टिकुलर नंबर टाइप की वैल्यू आएगी, कहां से कहां तक आएगी, या एंड एनी कंस्टेंट ऑन द वैल्यू, और साथ में यदि कोई कंस्टेंट लगा है तो वो भी हमें कौन बताता है, डोमेन बताता है। जैसे हमने इसमें कंस्टेंट लगा दिया कि भाई सिर्फ हमको लेस देन और इक्वल टू 12 तक की वैल्यू ही क्या होगी, क्लास में आएगी, तो वो क्या कहला गया, हमारा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, डोमेन से। ठीक है, कंस्टेंट लगाएंगे तो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, वो वही बात हो जाएगी कि भाई हमारे डोमेन मतलब कि उस पर्टिकुलर वैल्यू में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन। जैसे कि क्लास की बात करी तो भाई क्लास में क्या आ सकता है, नर्सरी, KG1, 13 नहीं आ सकता, तो ये इसका डोमेन नहीं है। क्लियर आया, 13 नहीं लिख सकते, 14 नहीं लिख सकते, 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्लास होती ही नहीं है। ठीक है, तो डोमेन मतलब उस कॉलम में कौन सी वैलिड वैल्यूज आ सकती हैं, वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन। क्लियर, चलो समझ गया, हो गया अब तक। द डोमेन ऑफ रोल नंबर एट्रीब्यूट माइट बी पॉजिटिव इंटीजर व्हाइल द डोमेन ऑफ नेम एट्रीब्यूट माइट बी स्ट्रिंग अप टू 50 कैरेक्टर। जैसे नेम जो रोल नंबर है उसमें कौन सी वैल्यू आ सकती है, इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू आ सकती है रोल नंबर में। ठीक है, रोल नंबर तो हमारा कहीं तक भी जा सकता है ना, 1 से लेकर 50 बच्चे हैं तो 50 भी जा सकता है, 1000 बच्चे हैं तो 1000 तक भी जा सकता है, 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख भी जा सकता है रोल नंबर। होता है कि नहीं 1 लाख रोल नंबर होता है, कभी यूपीएससी पीएससी एग्जाम दो या भी तुम नीट का एग्जाम दो तो लाख लाख तक आपके रोल नंबर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो रोल नंबर के केस में जो हमारा डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कितने भी हो सकते हैं। ऐसे यदि नाम लिख रहे हैं तो नाम भी क्या हो सकता है, कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा है अमित, तो इसमें कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही किसी का नाम बहुत बड़ा है तो हमने यदि उसमें डोमेन लगा दिया 50 कैरेक्टर का, ठीक है, हमारे पास एक वो रहता है वेयर केयर, जिसकी हेल्प से हम बताते हैं कि कितने अल्फाबेट आ सकते हैं। तो यदि हमने उसमें 50 लिखा है तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स, और उसके कितने कैरेक्टर्स लेगा वो 50। तो ये क्या कहला गया, उसका डोमेन, कि वो 50 अल्फाबेट का ही नाम हो सकता है, 50 अल्फाबेट से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो ये क्या कहलाता है, उसका डोमेन। क्लियर, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम डिग्री की। डिग्री क्या होता है, डिग्री 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 द डिग्री ऑफ ए रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम इट हैज। जो हमारा टेबल रहता है, जो हमारा टेबल्स रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कॉलम्स हैं वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। उसकी डिग्री मतलब उसके टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम। एग्जांपल, इफ स्टूडेंट रिलेशन हैज एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, क्लास, एज एंड मोबाइल, इट्स डिग्री इज 5। यदि हमारे पास कोई रोल नंबर नाम एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और उसमें कितने कॉलम है, रोल नंबर,
नेम, एज और मोबाइल, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 5। क्यों? क्योंकि पहला कॉलम क्या हो गया, रोल नंबर, दूसरा एज, सॉरी दूसरा नेम, तीसरा क्लास, चौथा एज और पांचवा मोबाइल। तो कितने हो गए हमारे पास कॉलम, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम है, यानी कि उसकी डिग्री क्या होगी 5 होगी। क्लियर? उसकी डिग्री क्या हो गई 5 हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास डिग्री के एग्जाम्पल में। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिलेशन इज 5। ठीक है, यदि हमारे पास इस तरीके की कोई टेबल है, यदि एग्जाम में आता है, पूछा कि भाई व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द रिलेशन, कई बार पूछा भी गया है, तो सीधे आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज और मोबाइल। देख लिया भाई कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। क्योंकि इसमें 5 कॉलम्स है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर? तो 5 डिग्री हो गई, मतलब कि क्या हो गया इसका जो हमारी रिलेशन है इसकी डिग्री कितनी हो गई 5 हो गई। क्लियर? वेरी गुड। और चाहो तो ऐसा भी याद रख सकते हो, सी डी। क्या याद कर सकते हो, सी डी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, डिग्री होता है। या जो चाहे आप लोग उस तरीके से याद कर सकते हैं। सी डी से याद किया मैंने, यानी कि क्या बोला, कॉलम मतलब डिग्री, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब डिग्री, सी डी सी डी सी डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है, इसी का ही दूसरा रूप है। क्या होता है, द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ ट्यूपल्स और रोज इट कंटेन्स। हमारे एक रिलेशन में कितनी रोज हैं वो क्या कहलाती है, उसकी कार्डिनैलिटी। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए कि व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज कार्डिनैलिटी। डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, समझ में आया? चलो, it represent the number of instances of the entity stored in a relation। एक एंटिटी के कितने कितने डेटा हमने स्टोर कर रखे हैं हमारे कॉलम्स में, वो क्या कहलाता है हमारा वो क्या कहलाता है हमारा कार्डिनैलिटी। यानी कि हमारा जो एंटिटी है, मान लो स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, मैंने बताया था ना, स्टूडेंट एंटिटी मतलब पूरी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटिटी। तो सपोज करो कि हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो एंटिटी क्या हो गई हमारी स्टूडेंट। तो हमारे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, तो हमारी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी 3। यदि हम 4 बच्चों का डेटा स्टोर करते तो कार्डिनैलिटी कितनी हो जाती 4। 5 बच्चों का स्टोर करते डेटा तो कार्डिनैलिटी कितनी हो जाती 5। तो हमारे टेबल में जितनी नंबर ऑफ रोज रहेगी वही क्या कहलाएगी, उसकी कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स थे, मतलब कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई हमारी, अरे डिग्री, अरे 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 डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई हमारी 5। ठीक है, और फिर हम यहाँ गिनने बैठे कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो कितने स्टूडेंट का डेटा इसमें स्टोर है, 1 2 और 3 डेटा हमारा स्टोर है, 3 लोगों का डेटा स्टोर है। तो जो इसकी कार्डिनैलिटी हो गई वो क्या हो गई 3। कार्डिनैलिटी कितनी हो गई 3 हो गई। क्लियर? समझ में आया कार्डिनैलिटी और डिग्री में डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा कार्डिनैलिटी और डिग्री में डिफरेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कीज इन रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन में डिफरेंट तरीके की हम कीज यूज करते हैं। कीज मतलब चाबी, कि हमें डेटा लाना है तो हम डेटा को लाने के लिए अलग अलग चाबियों का यूज करते हैं। ताला खोलेंगे तभी तो क्या होगा, अंदर का डेटा निकाल पाएंगे ना। ठीक है, डेटा हमने कहाँ रखा था, मैंने अभी बताया था ना, डेटा कहाँ में रखा था, डेटा रखा था अलमीरा में, और अलमीरा के अंदर से चीजें निकालना है तो चाबी से खोलना पड़ेगा। तो भाई उन चाबियों के बारे में पढ़ लो कि भाई किस तरीके की चाबी होती हैं। तो सबसे पहली चाबी जो हमारे टेबल में लगती है, यानी कि हमारे रिलेशन में लगती है, वो लगती है कैंडिडेट की। तो सबसे पहली की जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की क्या होता है, तो अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है। एट्रीब्यूट मतलब याद रखना क्या होता है, एट्रीब्यूट मतलब
COLUMN कॉलम एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट या दो या एक दो या दो से अधिक, टू और मोर हमारे कॉलम्स को जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं। क्यों यूज होता है? दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच टपल इन ए रिलेशन। एक टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हमको क्या करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इस पर्टिकुलर डेटा को कि भाई एक डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा हमें चाहिए सिर्फ वही आए। तो उस चीज को लाने के लिए किस कॉलम का यूज करके डेटा लाएं, उस कॉलम को क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। वो कॉलम एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। अ रिलेशन कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, और एक कॉलम में हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन बोथ रोल नंबर एंड मोबाइल आर यूनिक कुड बी कैंडिडेट की। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रिलेशन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास दो ऐसे कॉलम है जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 1201 रोल नंबर वाला डेटा आ जाए उठ के, तो हमें मालूम है 1201 वाला रोल नंबर एक ही है। आपकी क्लास में भी आपका रोल नंबर कुछ होगा, तो यदि आपसे बोला कि रोल नंबर 1201, तो कौन बोलेगा प्रेजेंट? आप बोलोगे कि पूरी क्लास बोलेगी? आप ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो कैसा कॉलम है, हमारा कैंडिडेट की है, यूनिक कॉलम है। ठीक है, और ऐसा कौन सा कॉलम है हमारे टेबल में, यानी कि यहाँ पे ये रोल नंबर क्या हो गया, ये वाला एट्रीब्यूट क्या हो गया, कैंडिडेट की। इसको मैंने बोल दिया सी की, ये भी कैंडिडेट की है। और ऐसा कोई कॉलम दिख रहा है क्या? नेम देखो, नेम वाले कॉलम में ये अनिल नाम है, ये अमित नाम है, ये अजय नाम है। तो भाई हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई ये हो गया, और एक और कोई डेटा है 12/4 जिसका नाम है, ये हो गया अनिल पांडे, और ये हो गया अनिल शर्मा। तो ये हो गए दो। मैंने बोला कि अनिल, तो भाई अनिल भी बोल रहा प्रेजेंट और अनिल शर्मा भी बोल रहा प्रेजेंट। तो क्या नेम हमारा कैंडिडेट की हो सकता है? नहीं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर बंदे को। कि यदि मैं बोलूं कि अनिल खड़े हो जाओ, तो कौन कौन खड़े हो जाएगा? अनिल भी खड़ा हो जाएगा और अनिल शर्मा भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन यदि मैं ऐसे दो कॉलम जोड़ दूं कि जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर, मैंने बोला ना कि कैंडिडेट की अकेली नहीं हो सकती, टू और मोर कॉलम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कैंडिडेट की क्या हो सकती है? मैंने बोला कि अनिल जिसकी एज कितनी है, 16 है, वो आओ, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये 16 साल वाला तो यही है, पहला वाला वही खड़ा होगा बस। ठीक है, ऐसे ही अनिल जिसका मोबाइल नंबर है 98745, वो आओ, तो क्या होगा, सिर्फ यही आएगा। तो हमने क्या किया, दो कॉलम्स को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि कैंडिडेट की एक सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है। ए कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट मतलब एक से ज्यादा कॉलम को जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाकी आपको कोर्स में इतना ज्यादा है नहीं कंबाइन करके बनाने वाला, लेकिन इस तरीके से वो होता है कंबाइंड, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नाम ही नाम से आपने बच्चे को बुलाया कि भाई अनिल खड़े हो जाओ, तो यदि आपकी क्लास में दो अनिल हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप सिंगल कॉलम से। तो आप बोलोगे कि अनिल जिसकी एज 16 है वो आ जाओ, तो क्या होगा, अब यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ, तो मतलब नेम और एज क्या हो गई, हमारी कॉम्बिनेशन हो गई। वो दो कैंडिडेट की को जोड़ के हमने एक सिंगल की बनाई, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, और ऐसी ही मल्टीपल कीज भी हो सकती। तो हमने या तो इसको कैंडिडेट की बोल दिया रोल नंबर से, क्योंकि सिर्फ रोल नंबर से भी डेटा आ रहा था, और दूसरी कैंडिडेट की बना दी हमने नेम प्लस एज वाली। और कौन सी हो सकती है जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखो मोबाइल। ठीक है, मोबाइल भी क्या हो सकती है, कैंडिडेट की हो सकती है, क्योंकि मोबाइल नंबर सबके कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी दो लोगों के मोबाइल नंबर एक से नहीं होते हैं। और क्या हो सकती है कैंडिडेट की, सपोज करो कि हमारे टेबल में और भी कॉलम थे, SSMID था कोई कॉलम, तो SSMID भी सबकी अलग होती है। एक और कोई कॉलम था
आधार नंबर, तो वो भी क्या हो गई कैंडिडेट की हमारी हो सकती है। ठीक है, तो कैंडिडेट की मल्टीपल्स हो सकती है एक टेबल्स के अंदर, और कैंडिडेट की क्या होती है जो यूनिक होती है, मतलब हर एक बंदे की क्या होती है अलग अलग होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को, वो क्या कहलाती है कैंडिडेट कीज। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये वाली डेफिनेशन याद करनी है, कौन सी वाली कैंडिडेट की अ कैंडिडेट, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, अरे अरे कहां चला गया, ऊपर जा, हाँ नीचे आओ। A candidate key is an attribute or set of attribute that uniquely identifies each tuple in a relation। एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर हर एक रो, मतलब हर एक डेटा को किस तरीके से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें कि वही बंदा है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम जो कॉलम का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं कैंडिडेट की। उस कॉलम की वैल्यूज को बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, या उस कॉलम को ही क्या बोलते हैं कैंडिडेट की। मान लो कि जैसे कि रोल नंबर या फिर आधार कार्ड या फिर एसएसएम आईडी या फिर मोबाइल नंबर, ये सारे ही क्या हैं हमारे कैंडिडेट कीज हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर बंदे का डेटा ला सकते हैं। और कैंडिडेट की कौन नहीं है, जैसे क्लास क्या है कैंडिडेट की नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई क्लास 12 का डेटा आ जाए तो सबका डेटा आ जाएगा, ये यूनिक नहीं है, ये तो भैया तीनों में वही है, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। एज क्या है, दो लोगों की एज 17 हो सकती है, तो हम एज को भी क्या नहीं बना सकते कैंडिडेट की नहीं बना सकते। तो बना किसको सकते हैं जो कैसी होती है यूनिक होती है। और एक टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है, जैसे कि हमारी इस टेबल में है रोल नंबर, मोबाइल, बस रोल नंबर और मोबाइल, और यदि इसमें और कॉलम होते एसएसएम आईडी, आधार, तो वो भी हम कैंडिडेट की उनको बोल देते हैं। ठीक है, होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली की तरफ। अब हम बात करेंगे वो है क्या प्राइमरी की। अब हमारे टेबल में एक और की बना सकते हैं हम, कौन सी की, इसको बोला जाता है प्राइमरी की। ठीक है, हम की किसको बनाते हैं एट्रीब्यूट्स को ही बनाते हैं की हमेशा। द प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की चूजन सो टू यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन ए रिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या थे बहुत सारे हमारे पास कैंडिडेट कीज थे। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट थे, जैसे चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई ये 4 लोग खड़े हो गए, अब इनको बोले किसका चुनाव लड़ना है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो ये 4 तो हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए क्या हो गए कैंडिडेट की। अब हमने क्या किया इन चारों में से किसी एक को क्या बना दिया पीएम बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। तो जो प्रधानमंत्री बना जिसको हमने क्या बना दिया चूज कर लिया प्राइमरी की बना दिया, हमें लगा कि ये चारों में से सबसे सटीक कॉलम कौन सा होगा जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सबसे आसानी से हम कौन सा कॉलम यूज करें जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को। तो हमने किसी एक को क्या किया चूज करके क्या बना दिया प्राइमरी की। तो वो की क्या कहलाती है प्राइमरी की, कि हम बहुत सारे कैंडिडेट की में से किसी एक पर्टिकुलर की को चूज करते हैं जो डेटा को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकती है, या सभी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन बहुत जिसको हम बना लेते हैं यूज प्राइमरी की बना देते हैं उसे ही हम क्या कहने लगते हैं प्राइमरी की। मतलब कैंडिडेट में से किसी एक को हम क्या कर लेते हैं चूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ताकि वो यूनिकली जो आइडेंटिफाई करती है यूनिकली डेटा को, उसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी की, उसे हम क्या कहने लग जाते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो बहुत जैसे हम आगे देख लेते हैं। इट इज प्रेफर्ड वे ऑफ रिफ्रेशिंग टपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, तो हम जब भी हमें डेटा लाना रहता है तो सबसे पहला हम किससे लाने की कोशिश करते हैं हमेशा प्राइमरी की, इसलिए उसका नाम क्या है प्राइमरी। मतलब जब भी हमें डेटा लाना रहेगा तो ज्यादातर हम डेटा सबसे पहले किससे लाने की कोशिश करेंगे प्राइमरी की से। क्यों करेंगे आगे बताता हूं क्यों करेंगे। इन स्टूडेंट रिलेशन रोल नंबर माइट बी चूज एज ए प्राइमरी की। जब हमने रिलेशन पढ़ा था जो हमारी टेबल थी स्टूडेंट्स नाम की, उसमें हम किसको चूज कर सकते हैं प्राइमरी की रोल नंबर को। ठीक है, अब देखो आगे, तो जैसे ये हमारा टेबल था हमने पढ़ा था ना अभी पीछे कि जो रोल नंबर था वो भी हमारा क्या था कैंडिडेट की था, हमारा मोबाइल नंबर भी क्या था हमारा कैंडिडेट की था, और नहीं थे हमारे कैंडिडेट।
तो हमारे पास दो कैंडिडेट की हैं भाई, ये एक नंबर, ये कैंडिडेट, अरे ये एक कैंडिडेट और ये दूसरा कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट हो गए। अब हमें लगा कि यार मोबाइल नंबर में कुछ लफड़े हो सकते हैं, कि मैंने बोला कि 9827623944, ये वाला रोल नंबर वाला बंदा आ जाए मेरे पास, तो ये कुछ लेंदी हो जाएगा जब हम डेटा करेंगे, क्यूरीज करेंगे, या किसी का मोबाइल नंबर बंद हो तो उसके पास ओटीपी नहीं पहुंचे, कुछ नहीं हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या वो बोले बाद में आके हमारे पास आके बोले कि सर वो मेरे पापा का नंबर था और मैं बहुत ज़्यादा स्नैपचैट चलाता था तो पापा ने मेरा मोबाइल छीन लिया, तो मेरा नंबर हटा दो, तो मान लो कि ये चला ही गया, तो बाद में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो कैंडिडेट की अपने को लग रहा है नहीं यार, ये इसको प्राइमरी की बनाना सही बात नहीं है। तो हमारे पास दो कैंडिडेट थे, तो उसमें हमें कुछ लगा कि हो सकता है कभी भविष्य में एक ये वाली चीज काम ना आए, तो हम किसको प्राइमरी की बना देते हैं, किसी एक को प्राइमरी की बना देते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है दोनों कैंडिडेट में से। तो मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर को क्या करता हूँ, कैंडिडेट की बना देता हूँ, सॉरी रोल नंबर को जो कैंडिडेट की है उसको क्या बना दूं मैं, प्राइमरी की। इसमें से एक को चूज करके मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू ही है प्राइमरी की, पहले तेरे से डेटा लाने की कोशिश करेंगे और नहीं आया तो हम जो हमारे पास मोबाइल नंबर है उससे तो डेटा आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी की बनी, इसको क्या बोला गया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ये रोल नंबर को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी की, क्योंकि देखो इसमें जो हमारा ये 1201 है, कुछ ज्यादा ही कचरा हो गया, ठीक है। देखो अब इसमें क्यों इसको प्राइमरी की बोला, क्योंकि हम 1201 बोलेंगे कि भाई जो भी डेटा है 1201 का वो आ जाए, तो सीधी बात है सिर्फ कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आने वाला, ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला डेटा ही आएगा। ऐसे ही हमने 1203 बोला तो कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आएगा, सिंपल, ठीक है। तो यही होती है हमारी प्राइमरी की जो, और सिंपल डेफिनेशन यदि बोलो, प्राइमरी की इज द की which uniquely identifies a tuple in a table। किसी भी हमारे टेबल में किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाइज करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की या एट्रीब्यूट। प्राइमरी की इज द एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डेटा इन अ टेबल। एक डेटा में जो भी टेबल में जो हमारा डेटा डला हुआ है उसको यूनिकली आइडेंटिफाइज करने की जो की रहती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो बहुत सारी कैंडिडेट की में से हम जो सिंगल की को चूज करते हैं वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। ये कहां गई हमारी डेफिनेशन, प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की चूजन टू यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन ए रिलेशन। प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की में से हम एक की को चूज कर लेते हैं उसको ही, ताकि वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट कीज भी होती हैं वही और प्राइमरी कीज भी वही होती हैं, बट प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की में से किसी एक की को हमने चुन लिया डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो कहलाती है हमारी प्राइमरी की, और बाकी सब तो कैंडिडेट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अल्टरनेट की। ये अल्टरनेट की अब क्या भला हो गया, अल्टरनेट की जैसे अपन बोलते हैं ना भाई ये अल्टरनेट है, ये मेरा अल्टरनेट है, मैं लंगड़ा हो जाऊं तो इसको खिला लेना, मैं यदि स्कूल नहीं आऊं तो इसको कॉपी दे देना, तो वो होगा हमारा अल्टरनेट। ऐसे ही अल्टरनेट कीज आर द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट चूजन एज ए प्राइमरी की। अब हमारे पास कितनी की थी, दो की थी, कितनी की थी, दो की थी, इधर पढ़ना था ना हमने, हमारे पास कितनी की थी, दो की थी, कि हमारे पास रोल नंबर भी था और मोबाइल भी था। इन दोनों को ही हम क्या बना सकते थे, प्राइमरी की बना सकते थे। दोनों ही हमारे पास कैंडिडेट थे पिछले जन्म में, पिछले जन्म में बोल रहा हूं, पिछले स्लाइड में। तो ये हो गया कैंडिडेट की 1, ये हो गया कैंडिडेट की 2। अब हमने क्या किया, कैंडिडेट 1 को क्या बोल दिया कि भाई तुम चुनाव जीत गए हो, तुम हो प्राइमरी की, क्योंकि भाई मोबाइल का कोई भरोसा नहीं, कब छुड़ा ले पापा मम्मी, ठीक है। तो हमने प्राइमरी की किसको बोल दी, रोल नंबर को। तो जो दूसरा बचा, जो दूसरा हमारा कैंडिडेट की बचा, उसे ही क्या कहा जाता है, अल्टरनेट की। यानी कि प्राइमरी की जिस दिन उपलब्ध नहीं हुई
तो हम उस अल्टरनेट की से भी डेटा ला सकते हैं। सपोज करो कि कुछ गलती हो गई, कुछ डेटा वेटा उड़ गया और इसका रोल नंबर क्या हुआ, हमें डिलीट हो गया यहाँ से, कुछ तो भी हुआ, अपने को नहीं मालूम क्या हुआ, ठीक है। सपोज करो कि ये रोल नंबर 2 है ही नहीं, तो भैया अब कैसे लाओगे डेटा कि इसका, यार अमित का कुछ याद ही नहीं आ रहा, अमित का डेटा कैसे लाएं। तो अमित बोलेगा सर एक काम करो, मोबाइल नंबर से सर्च करके देखो, क्योंकि अमित तो हमारी क्लास में 4 हैं, तो एक काम करो सर मेरा मोबाइल नंबर डालो सर्च में, तो क्या होगा, डेटा आ जाएगा। जैसे स्नैपचैट पे ढूंढते हो ना, नाम से, स्नैपचैट बोल रहा हूँ, हाँ कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे नाम से नहीं मिल रहा दोस्त, तो दोस्त को कॉल लगाया, बोला भाई तेरी क्या बोलते हैं, तेरा यूजर नेम बता, तो वो बोल रहा है भाई मेरा यूजर नेम है cute_123, ठीक है, और बोल दिया _आदित्य, तो ये क्या हो गया, इसका यूजर नेम। तो अब यूजर नेम भी यूनिक रहता है, ले मिल गई आईडी। तो ऐसे ही ये कि भाई रोल नंबर नहीं मिल रहा भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास दूसरी अल्टरनेट की है, इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ला सकते हैं। और ये अल्टरनेट की भाई मिली कहाँ से, वहीं से कि भाई हमारे पास 2 कॉलम थे, 2 में से एक को प्राइमरी की बना दिया, जो बचा वही हमारा क्या है, अल्टरनेट की, क्योंकि डेटा हम दोनों से ही ला सकते थे, दोनों में कोई कमी नहीं थी, थोड़ी बहुत कमी थी, ठीक है, दोनों ही यूनिक थे, ठीक है, दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे डेटा को, लेकिन हमने एक को क्या कर दिया, प्राइमरी की बोल दिया, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। जैसे आपके क्लास में बनते हैं ना मॉनिटर, एक मॉनिटर बनता है, एक कैप्टन बनता है, एक क्या बनता है, वॉइस कैप्टन। तो हम बोलते हैं ना कि जिस दिन कैप्टन एब्सेंट हो जाए उस दिन सब क्लास को कौन संभालेगा, वॉइस कैप्टन। तो ऐसे ही हमने पास 2 कैंडिडेट थे, एक को प्राइमरी की बना दिया, तो दूसरा क्या बनता है, अल्टरनेट की। दूसरा क्या कहलाने लगता है, अल्टरनेट की। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब लास्ट है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन मतलब तो कहीं सुना सुना सा लगता है, विदेश चली गई क्या ये की, हाँ भाई साहब ये चली गई है विदेश। जैसे कि जब बाहर की दुनिया का लोग, बाहर की दुनिया का मतलब बाहर की कंट्री के लोग अपने देश में आता है, भारत में कहाँ आ गया, इंडिया में, तो अपन बोलते हैं वो देख फॉरेनर जा रहा है, वो देख फॉरेनर जा रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेनर। और सपोज करो इंडिया का बंदा यदि विदेश चला जाए तो वहां वो क्या कहता है, वो कहाँ क्या कहलाता है, वहां भी बोलता है अरे वो फॉरेनर है, वो फॉरेनर है, वो बाहर की दुनिया से आया, वो बाहर के देश से आया। तो जो भी लोग बाहर गया वो सब क्या बन गया, फॉरेनर बन गया। हमारे देश का बंदा बाहर जाएगा तो वो फॉरेनर, बाहर का देश का आया है हमारे देश में तो वो फॉरेनर। मतलब कि हुआ क्या, वो बन गए फॉरेनर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, ऐसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मेरा सोचा हुआ विचार है। अब सुनो फॉरेन की क्या होता है। A foreign key is an attribute in one relation that refers to primary key of the another relation। यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की को यदि दूसरी टेबल में एज ए नॉन प्राइमरी की यूज किया जाता है तो वो वहां पे क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। गया ऊपर से, बहुत सही, इसलिए मैंने ये फॉरेन की इंडिया पाकिस्तान कर रहा था, ठीक है। अब देखो इट इस्टेब्लिश, अब अभी ऊपर वाली चीजें भूल जाओ, ये करता क्यों है, बनाया क्यों गया फॉरेन की। इट इस्टेब्लिश द लिंक और रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिलेशन। ये जो पूरा रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, मैं बोल रहा था कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स रहती हैं, एक का रिलेशन दूसरे से होता है, आपस में कनेक्टेड रहती हैं टेबल्स रिलेशनल डेटाबेस की। तो वो टेबल्स में आपस में लिंकिंग, आपस में किस तरीके से रिलेशन रहता है, ठीक है। तो वो टेबल का रिलेशन बनाने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, फॉरेन की का। की सुन लो हिंदी में, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में एज ए नॉन प्राइमरी की यूज करते हैं ताकि उनके बीच आपस में रिलेशन बन जाए। इसको क्या कहा जाता है, फॉरेन की, ठीक है, समझ में आया। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। एक रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगी उसे क्या कहते हैं, फॉरेन की। एग्जाम्पल,
इन एन, आगे बनेगा वो एग्जाम्पल, तो फिर भी यहां देख लो, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स रिलेशन रोल नंबर विल बी फॉरेन की referencing students relation indicating marks of student। गया फिर से ऊपर से, आओ एग्जाम्पल में दिखाएं। चलो, ये दो टेबल है, ये हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल और ये हो गई हमारी स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स टेबल। ठीक है, जब भी फॉरेन की कॉन्सेप्ट आता है तो दो टेबल रहती है। ठीक है, अब देखो, पहले तो भूल जाओ क्या क्या लिखा है। अब देखो, अपन इसको हमेशा प्राइमरी की बनाते आ रहे थे अभी तक के एग्जाम्पल में, ये हो गई हमारी प्राइमरी की, ये सबको मालूम है। अब देखो, ये जो रोल नंबर वाला कॉलम दिखा है, ROLL रोल अंडरस्कोर कॉलम, ये थी किसमें, स्टूडेंट टेबल में। यहाँ ये क्या थी हमारी प्राइमरी की। हाँ, ये तो ऊपर से सर आप हमें रटाते ही आ रहे हैं कि रोल नंबर प्राइमरी की है, रोल नंबर प्राइमरी की है। अब हमारे पास एक और कॉलम था, कौन सा कॉलम था, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, एक और रिलेशन, मतलब एक टेबल और बनाई, क्योंकि हमें मालूम है डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं, बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो हमने एक टेबल और बनाई जिसमें पहला कॉलम तो क्या है, सीरियल नंबर। सपोज करो इसको प्राइमरी की बोल दिया क्योंकि ये यूनिक है, 1 2 3, तो ये प्राइमरी की हो गई। और ये हो गए परसेंट, इस टेबल में इसके, इस कॉलम में इसके परसेंट हैं। बट ये क्या, यहाँ पे ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आए हैं, ये आएंगे यहाँ से उठ के, कहाँ से उठ के आएंगे, यहाँ पे प्राइमरी की। देखो, इस कॉलम, इस टेबल में जो प्राइमरी की था रोल नंबर, उसी कॉलम को हमने एक दूसरी टेबल में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया एज अ नॉन एट्रीब्यूट। यहाँ पे वो कोई एट्रीब्यूट नहीं बनाया, उसको एज इट इज हमने क्या कर दिया, रोल नंबर नाम से उसका एट्रीब्यूट जबरन बना दिया। तो वो जो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट बना, ये जो कॉलम बना, इसको इस टेबल में क्या कहा गया है, फॉरेन की। इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉरेन की। ठीक है, तो यही मैं डेफिनेशन में बता रहा था, फॉरेन की इज द की दैट इज, फॉरेन की इज द की दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल बट इट्स ए नॉन प्राइमरी की इन द सेम टेबल। ठीक है, ये होती है हमारी फॉरेन की डेफिनेशन। फॉरेन की इज द की दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल बट नॉन प्राइमरी की और नॉन एट्रीब्यूट की इन दैट सेम टेबल। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, क्या हुआ फायदा, कि इससे क्या हुआ कि हमारी जो ये दो टेबल थी, ये थी हमारी टेबल नंबर 1 और ये थी हमारी टेबल नंबर 2, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। अब बोलोगे सर इसमें रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश हो गया, अब देखो कैसे होगा। सपोज करो तुम्हारे पास दो कागज हैं, एक में लिखा है रोल नंबर, नेम, क्लास, एज और मोबाइल, मान लो कि यही ऐसा ही लिखा हुआ है। दूसरे कागज में है मार्क्स, रोल नंबर और लिखा हुआ है तुम्हारे मार्क्स बच्चों के। अब मैंने बोला कि भाई जो इसका रोल नंबर 1201 है उसके कितने मार्क्स हैं, तो आपके पास वो एक पन्ना है, उसको देखोगे तो कभी मार्क्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। दूसरे पन्ने को देखोगे क्या उसके मार्क्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 1201 किसका रोल नंबर, लिखा तो है दूसरे पन्ने में 1201 के 95 मार्क्स हैं, पर हमें पता ही नहीं है 1201 किसका नाम है। हम क्या करेंगे, ये दोनों का डेटा मर्ज करके लाएंगे। कैसे, अब मान लो हमने दोनों कागज को आमने सामने रख लिए, चिपका के रखे, तो हम देख लेंगे कि 1201 रोल नंबर है अनिल का और 1201 के मार्क्स कितने आए, 95। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि दोनों ही टेबल में कौन सा कॉलम सेम है, रोल नंबर वाला। यदि इस टेबल में से मैं रोल नंबर गायब कर दूं ना, तो कोई क्या बोलते हैं, पूरे स्कूल को भी खड़ा कर दोगे ना तो बता नहीं पाओगे कि 95% किसके आए। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस वाले कॉलम में किसके परसेंट लिखे हुए हैं। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले कॉलम की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में डाली, तो इन दोनों के बीच में क्या बना, एक रिलेशन बना। तो ये जो यहाँ पे प्राइमरी की था जो दूसरे टेबल में हुई पहुंची, उसे क्या कहते हैं, फॉरेन
की, वहां तो वो प्राइमरी की रहेगा। अब सुनो कॉन्सेप्ट, समझ में आया? तो जो एक कॉलम एक रिलेशन में जो प्राइमरी की है उसको दूसरे रिलेशन में डालते हैं तो वो वहां क्या कहलाती है? फॉरेन की कहलाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये तो इसके देश में क्या था? ये था भारतीय, बोला था ना मैंने, ये इंडियन है, ये इसका देश है, मतलब ये इस टेबल में है, तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या कहला रहा है? प्राइमरी की। इंडिया में है तो ये कहला रहा है इंडियन। अब ये यहां से उठ के गया, ये यहां से, ये इंडियन था, यहाँ पे इंडियन था। कलर चेंज कर दूं क्या? नहीं हो रहा कलर चेंज। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे? ये रोल नंबर इंडियन था, हमने क्या किया, इसको यहां से भेजा प्लेन में बिठा के, प्लेन है ये प्लेन में बिठा के कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ पहुंचा दिया। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, ये पूरा ही देश अलग है, ये इसका देश नहीं है, तो ये जो यहाँ पे ये जो कहला रहा है यहाँ पे इस देश में आया, तो ये जो रोल नंबर है यहाँ पे क्या कहला गया? फॉरेन की, क्योंकि ये दूसरे टेबल से आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉरेन की कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का। जब किसी और टेबल की प्राइमरी की दूसरे वाले टेबल में उठ के आ जाती है एज ए नॉन की, वहां पे वो क्या कहलाती है? फॉरेन की। और ऐसा कर क्यों रहे हैं? दूसरी जगह की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में क्यों जबरदस्ती डाला जा रहा है? ताकि उनके बीच आपस में क्या बने? रिलेशन बने। और यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल का। क्लियर है? चलिए, तो होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आपको व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें। ये पीडीएफ आपको वहां पे डायरेक्टली डाउनलोड करने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।